So let's start next topic and next topic is that kinetic friction. तो बेटे kinetic friction क्या होता है? When any object is in motion, तो motion के टाइम पर जितनी frictional force वो oppose करता है, जितनी वो feel करे, that force is known as kinetic friction. Frictional force arise due to the motion of the objects. During the motion of the object is called kinetic friction. And what is the definition? Let's understand. Kinetic friction is the opposing force that is set up between the surface of contact of two bodies. तो जो दो bodies के contact surface में force of friction produce होगी, एक object होगा motion में, दूसरा कौन सा होगा road. तो फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूटरी है या फिर कोई कार है, तो कार के जो टायर होंगे दैट इज इन कांटेक्ट विद द रोड, तो टायर और रोड के बिटवीन जो सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, दैट फोर्स फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. व्हेन वन बॉडी इन द रिलेटिव मोशंस ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जब एक बॉडी मोशंस में होगी दूसरी सरफेस के ऊपर, देन the amount of force of friction that will experience is called kinetic friction. ठीक है बेटे, तो आपको kinetic friction क्लियर हुआ. एक हमने स्टडी किया था static friction, when the object is remain at rest, है ना, just slide तक जो maximum friction उसने feel की, that is known as static friction. And when the object is in motions and still it feel a experience a force of friction, that force of friction is known as kinetic frictions. Okay. And directions of friction कैसा होता है बेटे? always sorry, direction of force of friction is always in opposite to the direction of motion. तो अगर इसके हमने force इस तरफ लगाई है इस बॉक्स पे, and the box is now in motion, अगर वो motion में है तो force of friction कैसी होगी? opposite direction. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बॉक्स का सरफेस और टेबल के सरफेस के इन बिटवीन. ये जो फोर्स होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. कैपिटल एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अप्लाइड फोर्स और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसी होगी? काइनेटिक. सो एफ के स्मॉल के. नाउ द फैक्टर ऑन व्हिच द force of friction depends. The first part is that it depends on the nature of surface of two bodies. तो बेटे surface का nature देखना होगा. अगर surface का nature मतलब अगर उनका nature में contact surface ज़्यादा होगा तो force of friction ज़्यादा. अगर contact surface कम होगा then force of friction is less. Number 2 part, it is independent of area of surface and velocity. वो कैसे? देखिए मेरे पास ये marker है, ठीक है, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है बेटे? उसके वेट के ऊपर. वेट पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इसका वेट तो उतना ही रहेगा चाहे इसका कांटेक्ट सरफेस इतना कर लो चाहे इसका इतना कर लो, तो जितना इसका वेट आएगा उतनी फ्रिक्शन होगी. तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितना कांटेक्ट सरफेस पे है और कितना इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सरफेस. सिमिलर इन केस ऑफ वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की अगर कोई वेलोसिटी होगी तो उससे उसका वेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता. सो दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एज वेल एज वेलोसिटी. तो ये नेचर पे करता है, मतलब कि उनका नेचर कैसा है. अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नेचर है, किसी में फ्रिक्शन ज्यादा होगी किसी में कम होगी. एंड द थर्ड पार्ट इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या था? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है, दिस वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शंस. ओके, आपको मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दूं. देखिए मेरे पास क्या होता है, एक बड़ी सी बॉल है, ठीक है, सपोज एक पत्थर है हमारे पास, एक स्टोन है बहुत बड़ा. अगर हम इस पे क्या लगाते हैं? इस पे लगाते हैं फोर्स, तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसी होगी? इन दिस वन डायरेक्शन फोर्स. This is friction, this is applied force. अब ये बड़ा सा पत्थर कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक इसका वेट कितना है? 100 न्यूटन. If the force is more than 100 न्यूटन, then it will move. It will just start sliding. Just start rolling. तो रोल होने के बाद आफ्टर रोलिंग तो मैक्सिमम फ्रिक्शन
जब स्लाइड करना, थोड़े से हिलने तक ये मैक्सिमम फ्रिक्शन अपोज करेगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में गया तब आपको 100 न्यूटन फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तब आप चाहे 50 न्यूटन भी लगाओ तब भी आपका ये बड़ा सा पत्थर जो है आगे को रोल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को किसमें चेंज कर दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन में। और काइनेटिक, जब ऑब्जेक्ट का कोई मोशन होता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स वो फेस करता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस, तो वो फ्रिक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा कम होती है। सो दैट वी जनरली कन्वर्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शंस में। तो ये ऑब्जेक्ट जब रोल करेगा तो ये बहुत कम फ्रिक्शन को फेस करेगा। सो दैट इज व्हाई इसको स्टार्ट करने तक हमें मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ती है, और उसी मैक्सिमम फोर्स को बोलते थे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद एक बार ये बॉल स्टार्ट होगी ना चलना, उसके बाद इसको थोड़ी भी फोर्स लगाओगे तब भी ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें आ गया, मोशन में। एक बार ये मोशन में आ गया देन इसकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी और लिमिटिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस। नंबर 4 पॉइंट, जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द आर। व्हाट डू इट मीन बाय आर? आर क्या होता है बेटे? आर होगा इसका वेट, तो जितना इसका वेट होगा वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगाता है, ग्राउंड ऑन दिस स्टोन, वो वैल्यू आएगा आर। तो जितना इसका होगा रिएक्शनल फोर्स, यानी कि जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज म्यू के को हम बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको बोल देते थे। ओके, तो ये थे पॉइंट सारे के सारे किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जब तक ऑब्जेक्ट क्या था, स्टैटिक, मतलब रिमेन रेस्ट। जब तक ये बॉल रेस्ट पे थी और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इसने लगाई, इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन उतनी ही होगी जितना इसका वेट होगा, और वेट होगा 100 न्यूटन फ्रिक्शन है। तो आपने इस पे फोर्स लगाते गए, जब तक 100 न्यूटन फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। और जैसे ही इसने जस्ट स्लाइड किया, मतलब 100 से जल्दी ज्यादा 101, ठीक है, तो 101 अगर आपने फोर्स लगाई, 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ये स्लाइड करेगा, और उस समय जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा था उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके 2-3 लॉज हैं, सिमिलर ये जो हमने अभी स्टडी की है, सेम लॉज ही यहाँ पर भी है। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी, सेम है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। सेकंड क्या है, force of friction is parallel but in opposite direction to the motion, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स होगी। और थर्ड पार्ट है इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है बेटे, आर। तो ये बनेगा म्यू और दिस वन इज द पार्ट। तो लिमिटिंग लॉ, दिस इज द 3 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस के। एक और टॉपिक है छोटा सा न्यूमेरिकल बेटे, अगर आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना गिवन है बेटे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है आपने, कितनी फोर्स लगाई है, 490 न्यूटन रिक्वायर्ड टू स्लाइड ए स्लेज ऑफ वेट। तो वेट किसका है, केजी में गिवन है, किलोग्राम फोर्स है, तो ये यहाँ पर वेट आपको केजी में दिया है, तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द 9.8 ओवर द फ्लैट सरफेस। ठीक है, वेट, तो जितना इसका वेट होगा उतना इसका क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। हमको पता है जितना वेट होता है उतना क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो 60 को मल्टीप्लाई करो विद 9.8, ये बन जाएगा वेट, एंड वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, कोएफिशिएंट मतलब म्यू निकालना है। तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होता है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 600 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और उसके ऊपर वाला जो था फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना आएगा, ये आएगा 490 अपॉन दिस वन, एंड लास्ट पार्ट इज 0.083। so this is the question. Let's start the next topic, and the next topic is
what is the angle of repose, angle of repose and angle of friction. So let's start it. So let's study next topic, and the next topic is that angle of friction and angle of repose. तो angle of friction और angle of repose क्या होता है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे बेटे. ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है. So this is important. So let's start now. So बेटे first of all we will study what is angle of friction. Angle of friction को स्टडी करते हैं. This is the surface, this is the box, any objects. ठीक है, इस बॉक्स का वेट जितना होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा ऊपर. अच्छा, बॉक्स के वेट के वर्टिकल कौन सी फोर्स होती है? नॉर्मल एक्शन फोर्स. नॉर्मल एक्शन फोर्स को हमने नाम दे दिया OB is equal to R. R क्या है यहाँ पर? नॉर्मल एक्शन फोर्स. तो if we are applying the force on this box from left to right, तो we are applying force along this one direction. This is applied force F. ऊपर नॉर्मल एक्शन है, फोर्स हमने इस तरफ लगाई और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ होगी? इसके ऑपोजिट. तो इसका बॉक्स का सरफेस और दिस कांटेक्ट सरफेस के इन बिटवीन ये जो फोर्स होगी बीच में, उसका नाम होगा F फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये जो एंगल होगा ना, फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा ये अल्फा. तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल एक्शन. रिजल्टेंट ऑफ, अब देखिए अगर हमने रिजल्टेंट निकालना हो फ्रिक्शन और नॉर्मल एक्शन का, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? OC. OC हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ फ्रिक्शनल एंड रिएक्शन फोर्स. तो हम बोलेंगे इट इज द एंगल. तो ये एंगल किसके बिटवीन बन रहा है? ये एंगल बन रहा है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन and normal action to the normal actions. ठीक है, this is the angle of alpha. Angle of alpha is the angle of friction that is in between the normal action and resultant of limiting friction and normal actions. ठीक है, इन दोनों के between में जो angle होगा, that angle is known as angle of friction. So let's start the definition. Angle which the resultant of limiting friction and normal action makes with the normal actions. ठीक है, this is the angle with which the limiting friction, angle with which the resultant of limiting frictions and normal actions make with the normal. That angle is known as alpha. अगर हम इसको अल्फा को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? This is the angle perpendicular over base. This is perpendicular and this part is base. This perpendicular we call it is BC over OB. So BC over OB, तो BC का वैल्यू कितना है? जितना OA का है. तो BC is equal to OA. तो OA का वैल्यू है F और BC का वैल्यू है कैपिटल R. So F over R का वैल्यू बन जाएगा tan अल्फा. tan अल्फा का वैल्यू है F over R, और यहाँ से आपको पता है F over R क्या वैल्यू होता है? F over R is equal to coefficient of फ्रिक्शन. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू. तो F over R is equal to म्यू. तो म्यू को हम पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगा tan अल्फा is equal to म्यू. tan अल्फा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to the coefficient of static friction. समझ आया? तो हम बोलेंगे coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction. So this is the part. ये था हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंगल ऑफ रिपोज. ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेटे? दिस इज द एंगल. अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो अगर हमने उसको इंक्लाइंड किया है, इंक्लाइंड मतलब ये पहले बॉडी ऐसी थी, हमने इस बॉडी को फोर्स लगा के ऐसे 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 ऊपर इंक्लाइंड करना शुरू किया, मतलब एट सर्टेन एंगल थीटा इस बॉडी को इंक्लाइंड किया, मतलब ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया. अब इस बॉडी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. अब ये मास कौन सा एंगल जब ये बॉडी जस्ट करे स्लाइड डाउन, तो वो एंगल, दैट एंगल अप टू व्हिच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द एंगल on inclined plane up to which the body just start sliding. जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करना आ जाए उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, तो
अगर हमारे पास ये बॉडी है तो बॉडी का नॉर्मल एक्शन इस सरफेस के ऊपर होगा और इसका वेट कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और नॉर्मल एक्शन ऐसे है तो बेटे दिस इज, तो वेट का नॉर्मल एंगल, वेट इज मेकिंग एंगल थीटा, वेट जो होगा वो थीटा के एंगल के साथ चेंज हो जाएगा, सो दैट वेट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट। वेट को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक बन जाएगा mg cos थीटा और एक आएगा इसका वर्टिकल दैट इज mg sin थीटा। तो वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक बन जाएगा ये हॉरिजॉन्टल है और ये है इसका परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा इसका mg sin थीटा, दिस इज mg cos थीटा। mg cos थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल एक्शन, और जो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसका मोशन डाउनवर्ड हुआ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट, तो ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्लाइड डाउन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इज इक्वल टू हो गई, mg sin थीटा के, नॉर्मल रिएक्शन किसके इज इक्वल टू हो गया, mg cos थीटा के। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके थीटा का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। It is the angle of the inclined plane, angle of inclined plane at which the body placed on it just begin to slide, ठीक है, up to which the body just begins to slide, ठीक है, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। तो हमने दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, फोर्स F जो इस पे लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, दिस फोर्स कौन सी है, डाउनवर्ड फोर्स, जिससे वो ऑब्जेक्ट हुआ स्लाइड डाउनवर्ड, F is equal to mg sin थीटा और नॉर्मल एक्शन R is equal to कितना mg cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, वैल्यू बन जाएगा F over R is equal to mg sin थीटा over mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल बच गया, F over R is equal to tan थीटा, tan थीटा आ गया। आपको पता है F over R किसके इक्वल टू था, F over R, ठीक है, तो F over R किसके इक्वल टू होता था हमारे पास म्यू के, तो यहाँ पर हमने F over R की वैल्यू को क्या लिया है, म्यू। Here is yes, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि यहाँ पर मैंने अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप इसको ऐसे कर लो F, ठीक है, ये F होएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा F कौन सा है, ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है, तो F over R is equal to म्यू होता है, तो F over R is equal to म्यू, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे म्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बनेगा, और म्यू इज इक्वल टू किसके होता है बेटे, tan अल्फा के, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, आपस में हम इसको कंपेयर कर लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू और tan अल्फा इज इक्वल टू होता है म्यू के, दोनों को कंपेयर किया और वैल्यू आ गया थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों पार्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ओके बेटे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सारा कुछ, ओके, तो इन सब की एक दो बार आप अपनी कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, दिस आर टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, so let's start next topic. In my next topic we have work done, okay, work done against friction, तो बेटे ये टॉपिक श्योर है ये एग्जाम में आता ही है, we will do this topic is very important, तो इस चैप्टर्स में कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शंस में 3 स्पेशल केस करेंगे, दिस इज द फर्स्ट केस है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, तो वर्क डन करेंगे अगेंस्ट फ्रिक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो पहले करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर करेंगे when the motions of work done against the object when the object slide downward, then after object slide upward, when object slide downward and when object slide upward, तो दोनों ही केस में हम करेंगे, और ये था हमारा थर्ड केस, ठीक है, तो इसको हम करते हैं पहले, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन पार्ट। तो वर्क डन का डेफिनेशन सबको आता है, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है बेटे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम निकालेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कितना है मास, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है हमारे पास m and it is moving from point A to
B. Okay. So when we apply force on the object M, force apply along this direction, फोर्स अप्लाई किया और अगर फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज स्मॉल f. ओके. एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इसकी फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाई तो ये मोशन में चला गया. मोशन में होगा तो कौन सा फ्रिक्शन चलेगा, मतलब कोफिशिएंट कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक. कोफिशिएंट होगा काइनेटिक, मतलब म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो इस ब्लॉक का टोटल मास कितना है, m है तो m मल्टीप्लाई बाय g, तो mg कितना होगा, वेट, दैट इज अप्लाइंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जितना ब्लॉक का वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और उतना ही नॉर्मल एक्शन वर्टिकल लगेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग दिस वन, वी हैव अप्लाइड फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्स लगाने से इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया फ्रॉम a टू b, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका s. तो अब हम फाइंड करेंगे इसका वैल्यू. कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू के. लेट f इज द फोर्स अप्लाइड ऑन, लेट f नहीं करेंगे हम, यहां पे लिख लेंगे लेट p इज द फोर्स अप्लाइड. तो यहां पे हम कितनी फोर्स अप्लाई की है हमने यहाँ पर p, तो यहां पर हमने फोर्स अप्लाई की है p, तो इसको P से ही मान लो, no problem. So let the force P is applied on it, and small f is the क्या है, force of friction in the opposite direction to the force. So force of friction का वैल्यू क्या होता है बेटे, F is equal to होता था mu r. ये हमने लॉ को याद रखना है, force of friction F small f is equal to mu k r. What is r? R is the normal action. ये हमें बताइए, normal action किसके is equal to होता है बेटे, mg के. तो हमें पता है r is equal to mg का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे. तो टू मूव द ब्लॉक p is force p is required, that is just equal to the force of friction. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो किसके इज इक्वल टू थी, इज इक्वल टू द p. तो p था हमारे पास अप्लाइड फोर्स, तो p इज इक्वल टू बन गया म्यू के mg. तो म्यू के mg को ये बन गया फोर्स, और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट s, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. And we have here, this is the value of force into displacement, which is equal to last. So this is the work done along the horizontal surface. ठीक है. So work done against the friction when the body is along horizontal surface. So let's start next topic.